नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। गृहयुद्ध की चपेट से गुजर रहे सीरिया में शांति बहाल हो सकती है। सीरिया में युद्ध विराम को लेकर दुनिया के कई देशों की बैठकों के बाद ये उम्मीद जगी है। रूस और अमेरिका इस पर सहमत हुए हैं कि सीरिया में सैन्य कार्रवाई पर लगाम कसी जाए। सीरिया के सभी पार्टियों को इस करार में शामिल किया गया है। सिर्फ आईएस और अल नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों को इससे अलग रखा गया है। विशेष में आज हम इस युद्ध विराम के असर पर बात करेंगे और बताएंगे क्या है सीरिया का असल संकट। तो आइए शुरू करते हैं विशेष। सीरिया में 4 साल से चल रहे गृह युद्ध के बाद शांति की उम्मीद जगी है। बीते कुछ महीनों से संघर्ष विराम के लिए कई पार्टियों के बीच बातचीत चल रही थी और हाल ही में रूस और अमेरिका के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी है। 27 फरवरी से यह युद्ध विराम प्रभावी होगा। बीते 4 साल से सीरिया में गोलीबारी का ये मंजर रोजमर्रा की तस्वीर बन चुकी है। कई गुटों के बीच पिस रहे सीरियाई लोगों के लिए जीना मुहाल है। ऐसे में बीते कुछ महीनों से संघर्ष विराम की कोशिश में कई देश जुटे थे। आखिरकार दुनिया की 2 बड़ी शक्तियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि सीरिया में अब गोलीबारी पर लगाम कसी जाए। अमेरिका और रूस ने करार किया कि 27 फरवरी से सीरिया में युद्ध विराम लागू हो। Остановят боевые действия против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и группировок, оказывающих им поддержку. Что касается ИГИЛ, Джабхат ан-Нусры и других террористических организаций, признанных в качестве таковых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, они из режима прекращения боевых действий полностью исключаются. रूस और अमेरिका के बीच सीरिया को लेकर समझौते पर बशर अल असद सरकार ने सहमति जाहिर की है। सरकार का कहना है कि वो इस समझौते को बेहतर विकल्प के रूप में देख रही है। हालांकि इस समझौते से उन संगठनों को बाहर रखा गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, यानी इस्लामिक स्टेट और अल नुसरा फ्रंट समझौते का हिस्सा नहीं है। समझौते में साफ कहा गया है कि सीरियाई सरकार हथियारबंद विद्रोही समूहों पर कोई हमला नहीं करेगी और न ही विद्रोही सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। इसमें रॉकेट, मोर्टार और टैंक समेत कई हथियारों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। लेकिन इस्लामिक स्टेट, अल नुसरा फ्रंट और अन्य आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सीरिया को हवाई हमले करने की छूट हासिल है। अमेरिका और रूस इस बात पर सहमत हैं कि आतंकी संगठनों के कब्जे वाले इलाके को खाली कराया जाए। सीरिया के विदेश मंत्री के मुताबिक आतंकियों के खिलाफ हमले में रूस भी सीरिया का पार्टनर होगा। المقصود هو كل من يرتبط بذلك ونحن سنتعامل على هذا الأساس. طبعا هم قالوا التنظيمات التي أدانها مجلس الأمن ووضعها على لائحة الإرهاب وهي كثيرة. समझौते के बाद अमेरिका ने कहा कि युद्ध विराम के बगैर सीरिया की बेहतरी की कल्पना मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने सीरिया और मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद जताई है। The cessation of hostilities is also envisioned as the first step in trying to, or I guess the next step in trying to advance the political track of the ongoing diplomatic discussions about bringing the kind of political change that's long overdue inside of Syria. फ्रांस समेत नाटो देशों ने समझौते के सम्मान की उम्मीद जाहिर की है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने कहा कि सीरिया में सभी पक्षों को युद्ध विराम का पालन करना चाहिए। समझौते से आईएस और अल नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी संगठन बाहर हैं। जानकार इसे चूक के रूप में भी देख रहे हैं। सवाल ये भी है कि सीरिया में 1/3 इलाके पर आईएस का कब्जा है। ऐसे में उसे शामिल किए बगैर समझौते की कामयाबी की गारंटी नहीं ली जा सकती। सीरिया में हथियारबंद विपक्षी समूह ने समझौते की शर्तों को माना जरूर है, लेकिन वो आशंका जता रहा है कि आईएस पर हमले की आड़ में
सरकार कहीं उन पर न गोलीबारी कर बैठे। जानकारों के मुताबिक सरकार और विपक्ष दोनों इस स्थिति का फायदा उठाकर युद्ध विराम के समझौते को तोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीरिया में अमेरिका और रूस के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने के साथ साथ संसदीय चुनाव की राह भी खुल गई है। राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश में संसदीय चुनावों की तारीख का ऐलान किया है। हिंसा से जूझते सीरिया के लिए ये चुनाव कितने कारगर साबित होंगे, आइए इस रिपोर्ट के जरिए पड़ताल करते हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क की ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रविवार की है, जब धमाकों में 83 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर अमेरिका और रूस में संघर्ष विराम पर सहमति बनने की बात की है। दोनों तस्वीरों में एक फर्क साफ देखा जा सकता है, और वो ये कि एक में अफरा तफरी का आलम है, तो दूसरी तस्वीर में लोगों के चेहरों पर सुकून नजर आ रहा है। हिंसाग्रस्त सीरिया में तबाही का ये मंजर अक्सर सुर्खियां बनता रहा है। सीरिया में संघर्ष की शुरुआत के बाद से अब तक करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे माहौल में संघर्ष विराम का ऐलान आम लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। संघर्ष विराम के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश में संसदीय चुनाव का ऐलान भी कर दिया। उनके बयान के मुताबिक सीरिया में 13 अप्रैल को संसदीय चुनाव होंगे। चुनाव निर्धारित वक्त के मुताबिक होंगे। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिकदाद ने इसकी तस्दीक की है। لا أعتقد أنه هنالك أي علاقة ما بين التفاوض السياسي والاستحقاقات التشريعية السورية. الدولة السورية قائمة ولا يمكن أن نسمح لفراغ دستوري. लोगों का मानना है कि सीरिया संकट का राजनीतिक समाधान एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في ظل المدافع والقصف والشغلات هي. لذلك وقف إطلاق النار إذا لم يكن تمهيدي ووسيلة أو باب من أجل चूंकि संघर्ष विराम के समझौते में 2 चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट और अल नुसरा फ्रंट शामिल नहीं हैं, लिहाजा चुनाव की सफलता को लेकर जानकारों की राय भी बंटी नजर आ रही है। कुछ इसे अच्छी पहल बता रहे हैं, तो कुछ इसकी कामयाबी पर संदेह जता रहे हैं। बाद में चुनाव ठीक से हो जाते हैं और एक प्रकार से जो है सब ताकतें मिलकर इस्लामिक स्टेट को इस प्रकार से कंटेन करती हैं ताकि वो अपने जिस इलाके में, छोटे मोटे इलाके में रह के जिस तरह का वो रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने उस इलाके को, वो बना के रखें, लेकिन आगे बाहर जो है चीज़ें नहीं बढ़ाएं। सीरिया में और जो देश है मिडिल ईस्ट में, अगर वहाँ पे वाकई में डेमोक्रेसी लाई जा सकती है तो हमारे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात रहेगी स्टेबिलिटी और स्थायित्व के लिए और शांति के लिए। एक फेयर एंड फ्री चुनाव हो सकता नहीं, एक किस्म का चुनाव हो सकता है, क्योंकि अंदाज़ा आधा सीरिया का पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड है, 22 मिलियन है, उसमें अंदाज़ा 11 मिलियन डिस्प्लेस्ड है और कितने 7 मिलियन से ज़्यादा बाहर है। सीरिया में हर चौथे साल में संसदीय चुनाव होते हैं। पिछला चुनाव 2012 में हुआ था, जिसमें नेशनल प्रोग्रेसिव फ्रंट यानी एनपीए को 168 सीटें मिली, जबकि पॉपुलर फ्रंट फॉर चेंज एंड लिबरेशन यानी पीएफएफ-सीएल को 6 सीटें ही हासिल हुई। 250 सांसदों वाली सीरियाई संसद में बहुमत के लिए 126 सीटों का आंकड़ा जरूरी है। सीरिया के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक विस्थापित होना पड़ा है, जबकि 40 लाख लोग वतन छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में विस्थापन भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ सवाल और हैं, मसलन विस्थापित लोगों को क्या वोट देने का अधिकार मिलेगा? क्या संसदीय चुनाव में उनकी समस्याओं को भी आवाज मिलेगी? ये सवाल कायम है। अनु दीवान के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और सीरिया में गृह युद्ध के बाद शुरू मानवीय संकट ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। 5 साल से रोजाना सैकड़ों लोग दूसरे मुल्कों में पनाह मांगने निकलते हैं। घरों में चैन की जिंदगी बसर करने वाले अब तंबुओं में रात गुजारने को तैयार हैं। बड़ी तादाद में लोग वतन छोड़ देना चाहते हैं। यूरोप की सड़कों पर यह मंजर बीते 1.5 साल से बेहद आम है।
समंदर पार कर यूरोप पहुंचने वाले ज्यादातर शरणार्थी सीरिया के हैं। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट माना जा रहा है। तुर्की, ग्रीस, सर्बिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया के रास्ते ये लोग जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्कों में बसने की चाहत रखते हैं। ट्रेन में बोरियों की तरह लदे इन लोगों पर दुनिया का ध्यान पहली बार तब गया जब समंदर किनारे छोटे बच्चे आयलान का शव मिला। आयलान का परिवार सीरिया के गृह युद्ध का पीड़ित था। ISIS ने सीरिया और आसपास के मुल्कों में जिस तरह के हालात पैदा किए, उससे लोगों का जीना दूभर हो गया। लोग IS, सरकार विरोधी गुट और सरकारी हमलों के बीच घुन की तरह पिस रहे हैं। जीने की चाह में 5 लाख से ज्यादा लोग बीते साल पलायन कर यूरोप पहुंच चुके हैं और हजारों लोग भूमध्य सागर पार करने के दौरान डूबकर जान गंवा बैठे। ये सिलसिला इस साल भी नहीं थमा। According to our colleagues in Greece, they say that an estimated 35,000 migrants and refugees have reached the Greek islands so far in February alone. And the breakdown so far is 48% from Syria, 25% from Afghanistan, 17% from Iraq, and then the rest from Iran, Pakistan, and countries like Morocco, Bangladesh, and Somalia. अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2015 के दौरान यूरोप में शरण मांगने वालों में सीरिया चोटी पर है। इस दौरान सिर्फ सीरिया से 2.5 लाख लोग यूरोप पहुंचे। अफगानिस्तान से करीब 1,10,000 और कोसोवो से 80,000 से ज्यादा शरणार्थी अलग अलग मुल्कों में पनाह मांग रहे हैं। यानी शीर्ष 10 देशों में नीचे के 8 देशों के बराबर शरणार्थी अकेले सीरिया से गए। यूरोप में शरणार्थियों के संकट पर कई बैठकें हो चुकी हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने इसे संजीदगी से हल करने पर बात की। dass der EU-Türkei-Migrationsagenda die Priorität eingeräumt wird, damit wir alles daran setzen, das Vereinbarte auch umzusetzen, damit unsere Außengrenzen zu schützen, auch die Aufgaben zu teilen im Zusammenhang mit den vielen Flüchtlingen. यूरोप का शरणार्थी संकट बेहद विकराल है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी तादाद में सीरियाई शरणार्थियों ने यूरोप नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों का रुख किया। देश छोड़ने वाले करीब 1 करोड़ लोगों में से 38 लाख लोग शरणार्थी बनकर दर दर भटक रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोगों ने लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और इराक में शरण ली है। यूरोपीय देशों का नंबर इसके बाद आता है। सीरिया की लड़ाई ने अवाम की जिंदगी में अंधेरा भर दिया है। जिनका ख्वाब इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर बनने का था, वो अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीरिया में अशांति का माहौल अब 5वें साल में पहुंच गया है और इस दौरान हालात को पटरी पर लाने की कोशिशें कई बार हुई, लेकिन हर बार असफलता हासिल हुई। इस दौरान वहां शायद ही कोई दिन गुजरा जब सीरिया की सरजमीन पर खून न बहा हो। 2011 में शुरू हुआ सरकार विरोधी आंदोलन धीरे धीरे हथियारबंद जंग में तब्दील हो गया। आइए देखते हैं सीरिया में कौन कौन से गुट सक्रिय हैं और असली संकट दरअसल क्या है। सीरिया में ये तस्वीरें बीते 4 साल से रोजाना देखने को मिल रही हैं। 2011 में जब सरकार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो हथियारबंद गिरोह में तब्दील होते चले गए। यहां से सीरिया की असल मुश्किल की शुरुआत हुई। दुनिया के कई मुल्कों ने सीरिया को सामरिक और रणनीतिक हितों के लिए शतरंज की बिसात बना लिया। कुछ देश सरकार के साथ खड़े हो गए तो कुछ देश विरोधियों के खेमे में चले गए। बीच में पिसता रह गया तो सिर्फ सीरिया। धीरे धीरे यहाँ का राजनीतिक संकट दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बन गया, लेकिन गुटबाजी आज भी जारी है। एक और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उनके क्षेत्रीय सहयोगी सऊदी अरब, तुर्की और कतर खड़े हैं, जो किसी भी कीमत पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाना चाहते हैं। तो दूसरी ओर राष्ट्रपति असद के पक्ष में ईरान, रूस, बाथ संगठन और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके खड़े हैं। इन देशों के आमने सामने आने से कई बार अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया।
हाल ही में रूस के लड़ाकू विमान को जब तुर्की ने मार गिराया तो ऐसा लगा कि मामला सीरिया की सरहद के पार पहुंच गया है। नाटो देशों और रूस के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई। देखिए, सीरिया में करीब पिछले 5 साल से सिविल वॉर चल रही है। कई रिबेल ग्रुप्स हैं जो असद को हटाना चाहते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जैसे रशिया और ईरान जो असद को सपोर्ट करते हैं। ये बड़े दायरे में लड़ाई शिया और सुन्नी की भी है। असद विरोधी गुटों में जो संगठन शामिल हैं उनमें फ्री सीरियन आर्मी, अल कायदा का सीरियन चैप्टर अल नुसरा फ्रंट, जैश अल जनूब, जैश अल शाम, इस्लामिक फ्रंट, जैश अल नस्र बेहद अहम हैं। इन संगठनों को अमेरिका सहित नाटो देशों का समर्थन हासिल है। सीरिया और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि ये तमाम संगठन चरमपंथी मिजाज के हैं, लिहाजा सरकार अगर अपदस्थ हुई तो सत्ता की कुंजी चरमपंथियों के हाथों में चली जाएगी। इन तमाम गुटों के बीच में सीरिया में एक ऐसे संगठन ने दस्तक दी जो आज पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए बदनाम है। ISIS नाम के संगठन ने जल्द ही सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अमेरिका और सहयोगी देशों का दावा है कि असद सरकार की हिंसक कार्रवाई ISIS की पैदाइश के लिए जिम्मेदार है, जबकि रूस और ईरान का आरोप है कि नाटो देश जो हथियार और ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे ISIS मजबूत हो रहा है। बशर अल असद सरकार का भी आरोप है कि ISIS के पास वही हथियार हैं जो अमेरिका और नाटो देशों ने सरकार विरोधी गुटों को दिए हैं। जब तक रशिया और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि सीरिया में शांति बहाल होनी चाहिए, अगली समस्या ये आएगी कि जब आप बात करेंगे बैठ के तो इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप में किससे बात करेंगे? वो उसमें भी आपस में एग्रीमेंट नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनसे बात कीजिए। धीरे धीरे नाटो देशों ने ISIS के खिलाफ मुहिम शुरू की तो दूसरी तरफ असद सरकार और सहयोगी मुल्क यानी रूस और ईरान ने भी ISIS पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ISIS को लेकर दोनों गुटों का दावा है कि वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही गुट एक दूसरे की नीयत पर भी सवाल उठाते रहे। दरअसल सीरिया में इस तरह से 3 गुट हैं, एक सरकार विरोधी, दूसरा सरकार समर्थक और तीसरा ISIS। इनमें सिर्फ ISIS एक ऐसी कड़ी है जिस पर सरकार विरोधी और सरकार के समर्थन में खड़े गुट दोनों ही हमलावर हैं। लेकिन सीरिया की राजनीति जिस करवट बैठी है उसमें ISIS के हौसले पस्त होते नहीं दिख रहे। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। साल 2011 में ट्यूनीशिया से उठी जैस्मिन क्रांति की आग धीरे धीरे बाकी मुल्कों में भी पहुंच रही थी। सीरिया में फरवरी और मार्च के दौरान अशांति और विरोध की आवाज उठी और यही थी सीरिया में गृह युद्ध की असल शुरुआत। लेकिन उस तानाशाही के खिलाफ उठी ये आवाज दुनिया के एक बड़े युद्ध और आतंक के साए में दुनिया को धकेल देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर सीरिया संकट किन किन पड़ावों से होकर गुजरा। तानाशाही के खिलाफ उठी ये आवाजें जल्द ही युद्ध की शक्ल अख्तियार कर लेंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मार्च 2011 सीरिया के दक्षिणी शहर दर्रा में सरकार का विरोध करने पर 15 युवाओं को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में सीरिया के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। राष्ट्रपति बशर अल असद के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। पहले प्रोटेस्ट सिर्फ रिफॉर्म्स के लिए था, लेकिन सरकार, सीरिया का सरकार बेखुद ब्रूटली रिस्पॉन्ड किया। कुछ स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स ने स्कूल का वॉल में स्क्रॉल किया, ये सरकार को हटाना है। और एक छोटा लड़का का उनको मार दिया और उनका बॉडी उनको पेरेंट्स को वापस दिया। उसके बाद वो संघर्ष और वायलेंट हुआ। अप्रैल 2011 राष्ट्रपति असद ने इसके लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दिया। इसके बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी।
राजधानी दमिश्क सहित कई शहरों में खूनी संघर्ष हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए। मई से दिसंबर 2011। जल्द ही अमेरिका भी मामले में कूद पड़ा और सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इस बीच राष्ट्रपति असद के विरोधी सैनिक अधिकारियों ने समानांतर सेना का ऐलान कर दिया और नाम रखा फ्री सीरियन आर्मी यानी FSA। पश्चिमी देशों ने मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति असद के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी। उधर तुर्की ने भी असद से सभी संबंध तोड़ लिए। संयुक्त राष्ट्र में असद का विरोध हुआ, लेकिन रूस और चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर पश्चिमी देशों को शांत कर दिया। सीरिया में युद्ध के हालात पैदा हो चुके थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में ही 5000 लोग मारे जा चुके थे। जिस तरीके से अंदरूनी हालात बदले और बाहर के मुल्कों ने सोचा कि अंदरूनी हालात कहीं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना चले जाएं, तो अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सबसे पहले उनको ये डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि ईरान और सीरिया के लोग और जो हमास वगैरह मिल के पूरे क्षेत्र में कहीं ऐसा ना करें कि वो इज़राइल के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए एक तरीके से खतरे के ताकतें बन जाएं। साल 2012। इसी बीच अल-कायदा ने सीरिया में अपने नए संगठन अल नुसरा का ऐलान कर दिया। अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने इसे आतंकी संगठन तो घोषित कर दिया, लेकिन आतंकियों की तादाद बढ़ती ही चली गई। सीरियाई लोग देश छोड़ रहे थे, तो दूसरी ओर सेना और आतंकी गुट आमने सामने थे। पश्चिमी देशों ने सीरिया से तेल के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की 2012 की रिपोर्ट में असद और उनकी सरकार को युद्धकालीन अपराध का दोषी ठहराया गया। इसी साल असद के करीबी रिश्तेदार और देश के रक्षा मंत्री की हत्या हो गई। सीरिया ने विदेशी हमले की सूरत में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी, तो उनका विरोध बढ़ गया। साल 2013। राष्ट्रपति असद ने ऐलान किया कि जब तक हर आतंकी नहीं मारा जाता, तब तक सेना हमले नहीं रोकेगी। इसी साल के मध्य में बगदादी ने इस्लामिक स्टेट बनाने के साथ ही जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। गृह युद्ध के डर से सीरिया से लोगों का पलायन और तेज हो गया। साल 2014। पश्चिमी देशों और सीरियाई सरकार के साथ शांति वार्ता के कई दौर चले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मार्च में इजराइल ने पहली बार सीरिया पर हमला किया, तो उधर आईएस ने बगदादी को अपना खलीफा माना और सीरिया के 2 शहरों पर कब्जा कर दिया। आईएस ने अमेरिकी पत्रकार जेम्स पोली की हत्या की तस्वीर जारी की, जिसके बाद दुनिया भर में आईएस के खिलाफ आवाजें तेज हो गईं। सितंबर में अमेरिका और कई अरब देशों ने सीरिया में आईएस के खिलाफ हमला बोल दिया। साल 2015 में आईएस को लेकर रूस और अमेरिका कई बार आमने सामने आए और दुनिया इस मुद्दे पर बंटती नजर आई। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विशेष में जाते जाते आपको दिखाते हैं आईएस के उदय की कहानी। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। बर्बरता, जनसंहार, अपहरण और नृशंस हत्याओं की वजह से आईएस बीते 2 सालों में अचानक पूरी दुनिया की निगाहों में आ गया। इस्लामिक स्टेट का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। इसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत भी कहा जाता है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम। इसका हिंदी अर्थ है इराक और शाम का इस्लामी राज्य। शाम सीरिया का प्राचीन नाम है। इस संगठन का गठन अप्रैल 2013 में माना जाता है। इब्राहिम अव्वद अल बदरी उर्फ अबू बकर अल बगदादी इसका मुखिया है। इसे दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन माना जाता है, जिसका बजट $2 अरब माना जाता है। 29 जून 2014 को इसने अपने मुखिया को दुनिया के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। इसी दौरान संगठन का औपचारिक नाम इस्लामिक स्टेट यानी आईएस रख दिया गया। इसका लक्ष्य दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को
सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना है। इसने सबसे पहले लेवांत क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का अभियान चलाया, जिसके बाद जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की के कुछ हिस्सों में इसका दखल बढ़ा है। आईएस की उत्पत्ति को लेकर दुनिया में कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आईएस सीरिया में अल-कायदा की एक शाखा है। दूसरी थ्योरी ये है कि ये स्वतंत्र संगठन है जो इस्लामी सरकार के गठन का प्रयास कर रहा है। एक और मत ये है कि सीरिया सरकार के विरोधियों को विभाजित करने के लिए सीरिया की सरकार ने इस संगठन का गठन किया, जबकि सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी इराक संकट से जुड़ी हुई है। हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का एक बयान भी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने इराक युद्ध को इस्लामिक स्टेट के उदय की वजह माना। 2015 के मार्च महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कुछ इसी ओर इशारा करते हुए एक बयान दिया था। साल 2014 में करीब 10,000 लड़ाकों के आईएस में शामिल होने का अनुमान था, लेकिन जानकार ये तादाद 20,000 से 35,000 के बीच बताते हैं। माना जा रहा है कि करीब 2,000 आतंकी विदेशी मूल के हैं। कई मीडिया रिपोर्ट ये बताती हैं कि अपने प्रचार से आईएस ने करीब 90 देशों के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। पश्चिमी देशों के नागरिकों, खासकर पत्रकारों को अगवा कर उनका सिर कलम करना, अंधाधुंध बर्बादी और लूट, बंधक बनाई गई महिलाओं को सेक्स स्लेव के तौर पर इस्तेमाल करना इस संगठन के चर्चित कुकृत्य रहे हैं। 2015 में पश्चिमी देशों, यूरोप और रूस के एक साथ हवाई हमलों के बाद आईएसआईएस का दायरा सिमटने का दावा भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।